हेड मतलब एक औपचारिक प्रमुख माना जाता है, जैसे ब्रिटेन में राजा या रानी। लेकिन दूसरी तरफ वो एक बहुत बड़ी शपथ लेते हैं। कौन सी? भारत के संविधान को बचाने की, उसकी रक्षा करने की। तो सवाल यही है, एक औपचारिक प्रमुख और संविधान का सबसे बड़ा रक्षक, इन दो एकदम अलग अलग लगने वाली भूमिकाओं में तालमेल बैठता कैसे है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आज 5 खास पहलुओं पर नजर डालेंगे। सबसे पहले, क्या ये भूमिका सिर्फ औपचारिक है? फिर देखेंगे नियुक्ति की शक्ति। उसके बाद राष्ट्रपति और संसद का रिश्ता। फिर बात होगी कि संकट के समय क्या होता है। और आखिर में सबसे अहम बात, संविधान के संरक्षक के तौर पर उनकी भूमिका। तो चलिए सबसे पहले उस धारणा को समझते हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम मात्र के प्रमुख हैं। आखिर ये बात आती कहां से है? इसकी जड़ उनके काम करने के तरीके, यानी उनके कार्यकारी कार्यों में है। संविधान का आर्टिकल 53 साफ साफ कहता है कि केंद्र सरकार की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के पास है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझिए कि सरकार का हर एक फैसला, हर एक आदेश राष्ट्रपति के नाम से ही जारी होता है। भले ही असल में वो फैसले प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ले रही हो, पर जो फाइनल मुहर लगती है वो राष्ट्रपति के नाम की ही होती है। अच्छा, तो औपचारिक भूमिका की बात तो हो गई। अब आते हैं राष्ट्रपति की एक बहुत ही बड़ी और असली ताकत पर, अपॉइंटमेंट, यानी नियुक्तियां करने का अधिकार। ये वो पावर है जिसका असर हमें सीधे तौर पर देखने को मिलता है। जरा इस लिस्ट को देखिए। प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, राज्यों के गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, मतलब देश को चलाने वाली सरकार, न्याय देने वाली सबसे बड़ी अदालतें, राज्यों को संभालने वाले लोग, इन सब अहम पदों पर नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सोचिए जरा, उनका असर देश के कोने कोने तक, शासन के हर हिस्से तक है। और हाँ, ये पावर सिर्फ कागजों पर नहीं है, खासकर आज के दौर में जब गठबंधन की राजनीति आम है। सोचिए एक ऐसी सिचुएशन जब चुनाव के बाद किसी भी एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिलता, तब तब किसकी सरकार बनेगी? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ऐसे नाजुक मौकों पर राष्ट्रपति का विवेक, उनका फैसला देश की अगली सरकार की पूरी दिशा तय कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार बन गई, अब बात करते हैं कानून बनाने की, यानी पार्लियामेंट की। क्या संसद में बनने वाले कानूनों में राष्ट्रपति की कोई भूमिका होती है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होती है, और वो भी एक बेहद जरूरी भूमिका। तो कोई भी बिल, कानून आखिर बनता कैसे है? देखिए, प्रोसेस सीधी सीधी है। बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है और फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। और जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति की मुहर नहीं लगा देते, तब तक वो बिल सिर्फ एक बिल ही रहता है, कानून नहीं बनता। तो एक तरह से वो इस पूरी प्रक्रिया के फाइनल गेट कीपर हैं। लेकिन इस ताकत की एक सीमा भी है। राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी बिल को एक बार फिर से विचार करने के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। पर अगर संसद उसे दोबारा पास कर देती है, चाहे बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, तब राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। ये उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। अब तक हमने जो बातें की वो राष्ट्रपति के रूटीन काम का हिस्सा हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे उनकी उन शक्तियों की जो रोज रोज इस्तेमाल नहीं होती। ये उनकी असाधारण शक्तियां हैं जो सिर्फ संकट के समय में ही सामने आती हैं। और इनमें से पहली है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। ये एक बहुत ही अनोखी पावर है। मान लीजिए पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, लेकिन देश में अचानक किसी नए कानून की फौरन जरूरत पड़ गई, तो ऐसे में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये अध्यादेश उतना ही पावरफुल होता है जितना संसद का बनाया कोई कानून। अब सवाल उठता है कि ऐसी शक्ति की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब खुद संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और संसद काम न कर रही हो, तो भी देश का काम न रुके और सरकार जरूरी कदम उठा सके। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शायद सबसे बड़ी और सबसे गंभीर शक्तियों की। हमारा संविधान उन्हें 3 तरह की इमरजेंसी यानी आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। ये 3 तरह की इमरजेंसी कौन सी हैं? पहला है नेशनल इमरजेंसी, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण जैसी स्थिति में लगाई जाती है। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये तब लगता है जब किसी राज्य का संवैधानिक ढांचा फेल हो जाता है। और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश की आर्थिक स्थिरता को खतरा हो।
वाकई ये राष्ट्रपति के हाथों में दी गई बहुत ही गंभीर शक्तियां हैं। तो इतनी सारी शक्तियों के बारे में जानने के बाद चलिए वापस अपने पहले सवाल पर लौटते हैं। आखिर भारत के राष्ट्रपति की असली भूमिका क्या है? क्या वो सिर्फ एक नाम मात्र के प्रमुख हैं या फिर कुछ और रुकिए, बात अभी खत्म नहीं हुई है। इन सब के अलावा राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। उनके पास किसी की सजा माफ करने की न्यायिक शक्ति भी है और कोई भी मनी बिल उनकी इजाजत के बिना संसद में पेश नहीं हो सकता। ये सब दिखाता है कि ये पद सिर्फ एक नहीं बल्कि कितनी ही अलग अलग जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। राष्ट्रपति की ये जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो नियुक्ति की हो, कानून से जुड़ी हो या फिर इमरजेंसी की, ये सब असल में राज करने के लिए नहीं दी गई हैं। ये वो औजार हैं, वो टूल्स हैं जिनकी मदद से वो अपनी सबसे बड़ी शपथ को पूरा करते हैं। और वो शपथ है भारत के संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करने की। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है कि एक ऐसे लोकतंत्र में जहां सब कुछ संविधान से चलता है, वहां एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष का असली मूल्य क्या है जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ही संविधान की रक्षा करना है। शायद उनकी असली ताकत किसी कानून की धारा में नहीं बल्कि उसी शपथ में छिपी है जो उन्हें हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा गार्डियन, सबसे बड़ा संरक्षक बनाती है।